नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे दोस्त बनाने और लोगों को प्रभावित करने का तरीका क्या है। द फेमस बुक क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बुक के बारे में जो आपको मानसिक झंझट से बाहर निकाल सकती है, आपको नए विचार, नई दृष्टि, नई महत्वाकांक्षाएं दिखा सकती है, आपको जल्दी और आसानी से दोस्त बनाने में सक्षम बना सकती है। लोगों को अपने सोचने के तरीके से जीतने में आपकी मदद कर सकती है, अपने प्रभाव, अपनी प्रतिष्ठा, चीजों को करने की अपनी क्षमता में वृद्धि करेगी। आपको नए ग्राहक जीतने में सक्षम बनाता है, आपको एक बेहतर सेल्समैन, एक बेहतर एग्जीक्यूटिव बना सकती है। आपको एक बेहतर वक्ता, अधिक मनोरंजक संवादी, मनोविज्ञान के सिद्धांतों को अपने दैनिक संपर्कों में लागू करने वाला और अपने सहयोगियों के बीच उत्साह जगाने वाला बना सकता है। हम बात करने जा रहे हैं किताब हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल मीन्स दोस्तों को कैसे जीते और लोगों को प्रभावित करें के बारे में, जिसे लिखा है लेखक डेल कार्नेगी ने। डेल कार्नेगी ने कहा, दोस्त बनाने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने और उन्हें अपने कोने में लाने के लिए ये जानना जरूरी है कि उनके अहंकार की देखभाल कैसे करें। ये हमारे रोजमर्रा के व्यवहार में एक महत्वपूर्ण बदलाव के बाद होता है, जिसमें कभी भी आलोचना नहीं करना, दूसरों में सच्ची दिलचस्पी लेना, मुस्कुराना, जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं उसका पहला नाम याद रखना, उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराना, उन्हें कभी नहीं बताना कि वे गलत हैं, बात करना शामिल हैं। उनकी गलतियों के बारे में बात करने से पहले प्रेरित करने, ईमानदारी से तारीफ करने और आमतौर पर हमेशा अपने आत्मसम्मान की देखभाल करने से पहले हमारी अपनी गलतियों के बारे में बात करें। उनकी गलतियों के बारे में बात करने से पहले प्रेरित करने, ईमानदारी से तारीफ करने और आमतौर पर हमेशा अपने आत्मसम्मान की देखभाल करने से पहले हमारी अपनी गलतियों के बारे में। लेकिन पहले हम आपको किताब पर ही प्रभावित करते हैं। यहाँ 12 चीजें हैं जो ये पुस्तक आपके लिए करेगी, आपको मानसिक झंझट से बाहर निकालें, आपको नए विचार, नई दृष्टि, नई महत्वाकांक्षाएं दें, आपको जल्दी और आसानी से दोस्त बनाने में सक्षम बनाता है, अपनी लोकप्रियता बढ़ाएं, लोगों को अपने सोचने के तरीके से जीतने में आपकी मदद करें, अपने प्रभाव, अपनी प्रतिष्ठा, चीजों को करने की अपनी क्षमता में वृद्धि करें, आपको नए ग्राहक जीतने में सक्षम बनाता है, अपनी कमाई की शक्ति बढ़ाएं, आपको एक बेहतर सेल्समैन, एक बेहतर एग्जीक्यूटिव बनाएं, शिकायतों को संभालने, तर्क वितर्क से बचने, अपने मानवीय संपर्कों को सुचारू और सुखद रखने में आपकी मदद करें, आपको एक बेहतर वक्ता, अधिक मनोरंजक संवादी बनाएं, मनोविज्ञान के सिद्धांतों को अपने दैनिक संपर्कों में लागू करने के लिए आसान बनाएं, अपने सहयोगियों के बीच उत्साह जगाने में आपकी मदद करें। लोगों को संभालने के लिए 3 मुख्य तकनीकें होती हैं जो प्रभावी संबंध बनाती हैं। अध्याय 1, यदि आप शहद इकट्ठा करना चाहते हैं तो मधुमक्खी के छत्ते पर लात न मारें। 100 में से 99 बार आदमी खुद को निर्दोष मानता है, चाहे उसका अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो। इसलिए आलोचना बेकार है, क्योंकि यह व्यक्ति को रक्षात्मक पर रखता है और उसे खुद को सही ठहराने के लिए मजबूर करता है, और यह खतरनाक है क्योंकि यह उनके आत्मसम्मान को नुकसान पहुंचाता है और कड़वाहट का कारण बनता है। आलोचना एक कबूतर की तरह है, जिस व्यक्ति को हम दोष देना चाहते हैं और सही करना चाहते हैं, वो खुद को सही ठहराने के लिए कुछ भी करेगा और बदले में हमारी निंदा करेगा। या अक्सर वे कहते हैं, मैं नहीं देखता कि मैं कैसे अलग तरीके से अभिनय कर सकता था। जब आप उन लोगों के जीवन का अध्ययन करते हैं जिन्हें अब्राहम लिंकन जैसे महान पुरुषों के नेता माना जाता है, जिनका डेल कार्नेगी ने बहुत गहन तरीके से अध्ययन किया, यहाँ तक कि एक जीवनी लिंकन द अननोन भी लिखी, आप आमतौर पर देखते हैं कि वे आलोचना को अत्यधिक सावधानी से संभालते हैं और सब कुछ करते हैं। जिन लोगों की वे निंदा करते हैं, उनके आत्मसम्मान की रक्षा करें। लोगों की निंदा करने के बजाय
उन्हें समझने की कोशिश करना, उनके कार्यों के मकसद की खोज करना बेहतर है। यह आलोचना करने की तुलना में बहुत अच्छा और अधिक उत्पादक है और यह हमें अधिक सहिष्णु, समझदार और अच्छा बनाता है। आलोचना न करें, निंदा न करें और शिकायत न करें। अध्याय 2, लोगों के साथ व्यवहार करने का बड़ा रहस्य। दुनिया में एक ही तरीका है किसी से कुछ करवा लेने का, आपको उनमें उसे करने की इच्छा जगानी होगी। जाहिर है, बल, अधिकार या ब्लैकमेल का उपयोग करना हमेशा संभव होता है, लेकिन इन तरीकों के फायदे की तुलना में अधिक नुकसान होते हैं। आप जो चाहते हैं उसे देने से ही मैं आपसे कुछ करवा पाऊंगा। तो हमारी जरूरतें क्या हैं? एक सूची में जो कुछ हद तक मास्लो की जरूरतों से मिलती जुलती है। डेल कार्नेगी उन विभिन्न जरूरतों को सूचीबद्ध करता है जिनका हम निरंतर आग्रह के साथ दावा करते हैं, जैसे स्वास्थ्य और जीवन का संरक्षण, खाना, नींद, धन और उसे प्राप्त करने के साधन, भविष्य का अस्तित्व, यौन संतोष, हमारे बच्चों की खुशी, महत्वपूर्ण होने का भाव। बहुत बार इनमें से अधिकांश जरूरतें पूरी हो जाती हैं, लेकिन एक है जो शायद ही कभी पूरी होती है, क्योंकि यह उतनी ही गहरी है और भूख जैसी ही एक अनिवार्यता है। यह वही है जिसे फ्रॉइड ने पहचानने की इच्छा के रूप में संदर्भित किया है, जिसे विलियम जेम्स मानव प्रकृति का सबसे गहरा सिद्धांत के रूप में बात करता है, और वह प्रशंसा, मान्यता की प्यास है जिसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यह इच्छा मनुष्य को उन जानवरों से अलग करती है जिनमें वो मौजूद नहीं है। यह महत्व की इच्छा है जिसने कई पुरुषों को प्रेरित किया है जो जन्म के समय गरीब थे। एक शानदार भाग्य का एहसास करने के लिए लिंकन, डिकेंस या रॉकफेलर की तरह यही इच्छा है जो पुरुषों को उनकी जरूरतों या घर के लिए बहुत बड़ी कार खरीदने के लिए प्रेरित करती है। यह उनके लिए बहुत बड़ा है। मुझे बताओ कि तुम इस जरूरत को कैसे पूरा करते हो और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन हो। जिस तरह से हम इस जरूरत को पूरा करते हैं वो उन लक्षणों में से एक है जो हमारे व्यक्तित्व की सबसे अच्छी विशेषता है। कुछ लोग अपराध की ओर मुड़कर इसे पूरा करते हैं, जैसे कुख्यात फ्रांसीसी बोनोट गैंग, अन्य साहित्य के महान कार्य लिखते हैं या व्यावसायिक साम्राज्य बनाते हैं या अपनी पूरी ताकत से दूसरों की मदद करते हैं जब तक कि उनकी सांस नहीं चलती। इतिहास उन प्रसिद्ध लोगों के बारे में मनोरंजक विवरणों से भरा है जो जॉर्ज वाशिंगटन से, जिन्होंने संयुक्त राज्य का सबसे महान राष्ट्रपति कहलाने की मांग की थी, विक्टर ह्यूगो से, जो अपना नाम पेरिस शहर में दान करना चाहते थे, उनके महत्व को दिखाने की कोशिश करते हैं। तो किसी व्यक्ति को वो महत्व देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है जिसे वे इतना चाहते हैं? उनकी तारीफ करने से होता है। यहाँ बात चापलूसी, असत्य या अन्यथा की नहीं है, जो खतरनाक है और अक्सर चाटुकार को काटने के लिए वापस आ जाती है। यह एक नए मानसिक दृष्टिकोण, जीवन के एक नए तरीके की बात है। दूसरों में अच्छे गुणों को खोजना और उनकी ईमानदारी से प्रशंसा करना, उन्हें उनके लिए हमारे पास जो प्रशंसा है उसके बारे में जागरूक करना। ईमानदारी से प्रशंसा मानवीय संबंधों का शहद है। हर कोई इसकी तलाश करता है और इसकी गहराई से सराहना करता है। अध्याय 3, जो ऐसा कर सकता है उसके पास सारा संसार है। वो जो एकाकी मार्ग पर नहीं चल सकता। हम अक्सर वही बातें करते हैं जो हमें पसंद होती हैं क्योंकि वे हमारे दिल और दिमाग को भाती हैं। यह अनावश्यक, अपरिपक्व और तर्कहीन है, जो न तो उपयोगी है और न ही किसी उद्देश्य को पूरा करता है। जाहिर है, हम में से प्रत्येक की दिलचस्पी इस बात में है कि हम क्या चाहते हैं। हम इसमें अनंत काल तक रुचि रखेंगे, लेकिन हम इसके बारे में सोचने वाले अकेले होंगे। इस मामले में बाकी सभी हमारे जैसे ही हैं और केवल इस बात की चिंता करते हैं कि वे क्या सोचते हैं। इसलिए अपने पड़ोसी को प्रभावित करने का एकमात्र तरीका यह है कि आप उससे इस बारे में बात करें कि वह क्या चाहता है और उसे दिखाएं कि वह इसे प्राप्त कर सकता है। यही सफलता का रहस्य है, अपने आप को किसी और के स्थान पर रखना और चीजों के बारे में उसके और हमारे दोनों दृष्टिकोणों से सोचना।
क्योंकि कर्म हमारी मौलिक इच्छाओं से उत्पन्न होता है और दूसरों को प्रभावित करने के लिए आपको पहले उनमें कार्य करने की प्रबल इच्छा जगानी होगी। अध्याय 4, ऐसा व्यवहार अपनाएं जिससे लोग आपको पसंद करें और हर जगह आपका सच्चे दिल से गर्मजोशी के साथ स्वागत करें। क्या आपको कुत्ते पसंद है? यदि आप करते हैं तो क्यों? क्या इसका किसी भी तरह से इस तथ्य से कोई लेना देना है कि कुत्ते पूरी तरह से वफादार होते हैं? आपको सहज और ईमानदारी से प्यार करते हैं और जब आप घर आते हैं तो आप पर बड़ा उपद्रव करते हैं? क्या आपको ये पसंद है जब वे अपनी पूंछ लहराते हुए आप पर कूदते हैं, अपनी जीभ बाहर लटकते हुए दरवाजे के पूरी तरह से खुलने से पहले आपका स्वागत करने में खुद को पूरी तरह से खो देते हैं? हम सभी ऐसे लोगों को जानते हैं जो लोगों को उनमें दिलचस्पी लेने के लिए अपना पूरा जीवन लगाने की कोशिश करते हैं। व्यर्थ प्रयास। लोग केवल अपने आप में रुचि रखते हैं। वे सुबह, दोपहर और रात अपने बारे में सोचते हैं। जब आप किसी ऐसे समूह की फोटो देखते हैं जिसका आप हिस्सा हैं, तो आप सबसे पहले किसे देखते हैं? यदि आप चाहते हैं कि लोग आप में रुचि लें, तो आपको पहले उनमें रुचि होनी चाहिए। चाहे हम भिखारी हों या राजा, हम उन्हें पसंद करते हैं जो हमारी प्रशंसा करते हैं। क्या आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें और आपके साथ अच्छे और मधुर संबंध बनाएं? फिर अपने कैलेंडर पर वर्षगांठ लिखें और एक कार्ड भेजें। टेलीफोन पर गर्मजोशी और उत्साह के साथ लोगों का स्वागत करें। अवसर आने पर अपनी प्रशंसा और अपनी ईमानदारी से दिलचस्पी दिखाएं। पब्लियस साइरस ने 2000 साल पहले कहा था, हम दूसरों में तभी रुचि दिखाते हैं जब वे हमारी भावनाओं, विचारों और जीवन के प्रति वास्तविक रुचि रखते हैं। जैसा कि इस पुस्तक में सभी सलाहों के साथ है, इसे पूरी ईमानदारी के साथ लागू किया जाना चाहिए। इस तरह आप सबसे शक्तिशाली और अगम्य व्यक्ति के दिल को भी छू सकते हैं। अध्याय 5, एक अच्छा पहला प्रभाव बनाने का एक आसान तरीका कथनी की तुलना में करनी ज्यादा असरदार होती है। एक मुस्कान कहती है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं आपको देखकर खुश हूँ, आपकी उपस्थिति मुझे खुश करती है, आदि। जाहिर है, यह एक ईमानदार, विस्तृत और सहज मुस्कान होनी चाहिए जो मोहक और आराम देती है, यांत्रिक नहीं और झूठी मुस्कान जो खुश करने के बजाय परेशान करती है। एक ईमानदार मुस्कान के प्रभाव का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण एक बच्चे की मुस्कान है। अक्सर यह हमारे साथ संचार करता है और जब भी हम वापस मुस्कुराते हैं तो एक पल में हमारे सबसे गंभीर मूड को बदल सकते हैं। एक मुस्कान इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे हमारी आवाज में भी सुना जा सकता है। अगर आप मुस्कुराते हैं तो आपकी टेलीफोन की आवाज बदल जाएगी। कोशिश करो और देखो। इसे आजमाएं। एक सप्ताह के लिए 1 घंटे में एक बार अपनी ईमानदार मुस्कान संभव है। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें, उनकी कंपनी की सराहना करें, क्योंकि हमें अपने साथियों की संगति में खुश रहना चाहिए यदि हम चाहते हैं कि वे हमारे साथ खुश रहें। यदि यह आपके लिए मुश्किल है तो अपने आप से कहें कि यह सिर्फ 1 सप्ताह है और यदि आप इसे पसंद नहीं करते हैं तो आप इसके बाद रुक सकते हैं। अध्याय 6, यदि आप इसे नजरअंदाज करते हैं तो आपके लिए मुश्किलें और समस्याएं बढ़ सकती हैं। एक प्रसिद्ध अमेरिकी राजनेता जेम्स फार्ले दशकों से निर्भर अमेरिकी राजनीति की आधारशिला बनने में सफल रहे। वो रूजवेल्ट के चुनावी एजेंट थे। उनके पास एक सरल और उल्लेखनीय प्रणाली थी। जब भी वो किसी नए व्यक्ति से मिलते थे तो उन्होंने उनके पहले और अंतिम नाम की खोज की, इसकी सटीक वर्तनी के साथ, और अपने दिमाग में विवरणों को ध्यान से उकेरा। फिर वो इस व्यक्ति को उसके पहले नाम से क्रॉस द्वारा अभिवादन करने में सक्षम थे। जिम फार्ले जानते थे कि हर कोई अपने नाम को पृथ्वी पर किसी भी अन्य नाम से बेहतर पसंद करता है। सामान्य तौर पर यदि हम नामों को भूल जाते हैं तो इसका कारण ये है कि हम उन्हें लिखने, उन्हें दोहराने और उन्हें अपने दिमाग में स्थायी रूप से अंकित करने के लिए समय नहीं निकालते हैं। ये प्रयास और समय की मांग करता है, लेकिन इसका परिणाम निश्चित रूप से आपके प्रयासों को सार्थक बनाता है। अध्याय 7, अच्छा संवादी बनने का आसान तरीका है दूसरों की बात ध्यान से सुनना और समझना।
यदि आप बातचीत में सफल होना चाहते हैं तो सामने वाले को ध्यान से सुनें और उसे यह महसूस कराएं कि वह महत्वपूर्ण है। दूसरों की बात सुनने का ईमानदार प्रयास करें और इसे स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करें। नाखुश ग्राहकों या लोगों के साथ भी यह तरीका प्रभावी होता है। अक्सर शिकायत करने वाले लोग इसलिए परेशान होते हैं क्योंकि उन्हें अनदेखा किया गया होता है। यदि आप उन्हें ये दिखा दें कि उनकी बात आपके लिए मायने रखती है तो उनकी शिकायतें अपने आप कम हो सकती हैं। इसके विपरीत, अगर आप केवल खुद पर ध्यान केंद्रित करते हैं, दूसरों की बात बीच में काटते हैं या उनकी बात को महत्व नहीं देते हैं, तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। याद रखें, दिलचस्प होने के लिए दूसरों में दिलचस्पी लें। अच्छे सवाल पूछें, उन्हें उनके जीवन और उपलब्धियों के बारे में बात करने के लिए प्रोत्साहित करें। यही एक अच्छा संवादी बनने का सार है। अध्याय 8, लोगों में रुचि जगाने के लिए उनकी बात ध्यान से सुनें और उनकी परवाह करें। आदमी के दिल का रास्ता खोजने के लिए आपको उसे वो लाना चाहिए जो उसे सबसे ज्यादा पसंद है। ये पता लगाने के लिए कि किसी में क्या दिलचस्पी है, वो किस चीज में दिलचस्पी रखता है, आपको बस इतना करना है कि रुकें और दिलचस्पी के साथ सुनें, जबकि वो आपको वो सब कुछ समझाता है जो आप जानना चाहते हैं। अध्याय 9, लोगों को तुरंत अपने जैसा बनाने का तरीका। दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाने का एक सरल लेकिन महत्वपूर्ण नियम है, उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराएं। यह नियम अपनाने से दोस्ती और खुशी बढ़ती है, जबकि इसे अनदेखा करने से कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे सम्मान मिले, उसकी सराहना की जाए और उसकी अहमियत को समझा जाए। जैसे आप चाहते हैं कि लोग आपके गुणों का आदर करें और आपको प्रोत्साहन दें, वैसे ही दूसरे भी ईमानदारी से प्रशंसा और सम्मान के भूखे होते हैं। चापलूसी से बचें, लेकिन सच्चे दिल से प्रशंसा करें। यही दूसरों को प्रभावित करने और अपने जैसा बनाने का मूल मंत्र है। अध्याय 10, आप एक तर्क नहीं जीत सकते। डेल कार्नेगी ने हजारों चर्चाओं में भाग लेने के बाद उसने उनका विश्लेषण किया और एक निष्कर्ष निकाला। विवाद को आगे बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है इससे बचना। 10 में से 9 बार हर कोई इस बात को लेकर और भी निश्चित हो जाता है कि वे सही हैं। विवाद एक ऐसा अवसर है जो आपको नए दृष्टिकोण खोजने और खुद को समृद्ध करने में मदद कर सकता है। ऐसी स्थिति में गुस्से और आवेगों पर काबू पाएं और बातचीत की शुरुआत सुनने से करें। आपसी सहमति के बिंदु खोजें और ईमानदारी बनाए रखें। अपने विरोधियों के विचारों को ध्यान से सुनें और उनका गहराई से अध्ययन करने का वादा करें। उनकी रुचि और योगदान के लिए उन्हें दिल से धन्यवाद दें। किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले दोनों पक्षों को समस्या की गहन जांच के लिए पर्याप्त समय दें और अपने कार्यों को तब तक स्थगित रखें। अध्याय 11, शत्रु बनाने का अचूक उपाय और उससे कैसे बचा जाए। अगर हम 50% समय भी सही होने का आश्वासन पा सकते हैं, तो हम बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। फिर भी हमें खुद को ये कहने की अनुमति क्यों देनी चाहिए कि दूसरे गलत हैं? मैं आपको गलत साबित कर दूंगा, जैसे वाक्यांश किसी का आत्मसम्मान ठेस पहुंचाते हैं। दूसरों की राय बदलना मुश्किल होता है, तो क्यों और मुश्किलें बढ़ाएं? यदि किसी की राय से असहमत हैं, तो विनम्रता से कहें, मैं गलत हो सकता हूँ, आइए इसे साथ मिलकर देखें। इस दृष्टिकोण से कोई आपत्ति नहीं कर सकता। हम अपनी राय तब तक बदल सकते हैं जब तक हमारा आत्मसम्मान खतरे में। अध्याय 12 में डेल कार्नेगी ने बताया कि अगर आप गलत हैं, तो उसे स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। एक बार वो अपने कुत्ते को पार्क में पट्टे से बाहर ले गए, जो नियमों के खिलाफ था, और एक पुलिसकर्मी ने उन्हें डांटा। एक हफ्ते बाद उन्होंने उसी पुलिसकर्मी से माफी मांगी और अपनी गलती स्वीकार की, जिसके बाद पुलिसकर्मी का रवैया बदल गया हो। अध्याय 13, शहद की एक बूंद। जब आप गुस्से में किसी पर चढ़ जाते हैं और उन्हें कठोर शब्दों से घेर लेते हैं, तो हो सकता है कि आपको बाद में राहत महसूस हो, लेकिन वो व्यक्ति कैसा महसूस करेगा?
क्या वो आपकी बातों से सहमत हो पाएंगे जब आपने उनका आत्मसम्मान आहत किया हो और उन्हें शर्मिंदा किया हो? ये स्थिति किसी भी अच्छे संवाद को असंभव बना देती है। एक अन्य दृष्टिकोण है, यदि तुम मुझे गुस्से से मिलोगे तो मैं भी तुम्हें उसी तरह जवाब दूंगा। लेकिन यदि तुम शांतिपूर्वक मेरे पास आकर कहते हो, आओ हम बैठकर इस मुद्दे पर बात करें। अगर हम अलग हैं तो समझे कि क्यों हैं और क्या मुद्दे हैं, तो हम पाएंगे कि हमारी असहमतियां बहुत कम हैं और जिन मुद्दों पर हम सहमत हैं वे कहीं ज्यादा हैं। बस धैर्य, स्पष्टता और संवाद की इच्छा होनी चाहिए और हम मिलकर समाधान पा सकते हैं। अध्याय 14। जब आप किसी का दिल जीतना चाहते हैं तो शुरुआत से ही उन मुद्दों पर चर्चा करने से बचें जिनमें आप सहमत नहीं हैं। इसके बजाय उन बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित करें जिन पर आप सहमत हैं और उन्हें प्रमुख बनाएं। इसका उद्देश्य ये दिखाना है कि आपके लक्ष्य समान हैं और केवल उस लक्ष्य तक पहुंचने के तरीके में असहमताएं हैं। जितना जल्दी हो सके हाँ कहें और सामने वाले को नहीं कहने से बचने का प्रयास करें। जब कोई नहीं कहता है तो उनका अभिमान उसे अपनी राय पर अडिग बनाए रखता है। इससे बचने के लिए बातचीत के दौरान जितना हो सके हाँ कहने के अवसर पैदा करें। ऐसा करने से आप सामने वाले को अपने दृष्टिकोण के प्रति सकारात्मक रूप से प्रभावित करने में सफल हो सकते हैं। इसलिए पहले हाँ की स्थिति में पहुंचने पर ध्यान केंद्रित करें ताकि वे धीरे धीरे आपके पक्ष में सोचने लगे। अध्याय 15। अक्सर हम ये सोचने की कोशिश करते हैं कि दूसरे लोग हमारे विचारों से सहमत हों, लेकिन यह उतना प्रभावी नहीं होता जितना हम सोचते हैं। जब हम अपने विचारों को दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं तो हम अनजाने में उनका आत्मसम्मान कम कर देते हैं और बातचीत का माहौल तनावपूर्ण हो सकता है। इसके बजाय एक बेहतर तरीका यह है कि हम दूसरों को यह महसूस कराएं कि विचार उनका अपना है। जैसा कि चीनी दार्शनिक लाओ त्सु ने कहा था, महान व्यक्ति खुद को नीचे रखते हैं ताकि वे दूसरों को उनके ऊपर महसूस न कराएं। जब हम दूसरे व्यक्ति को अपने निष्कर्ष पर पहुंचने का मौका देते हैं तो वो अपने विचारों को अधिक स्वीकार करता है। यह न केवल संवाद को सहज बनाता है बल्कि सहमति पाने में भी मदद करता है। इसलिए उन्हें ये सोचने का अवसर दें कि यह उनका विचार था। अध्याय 16। हम में से अधिकांश लोग उन विचारों को अधिक पसंद करते हैं जो हम खुद सोचते हैं, बजाय इसके कि किसी और ने हमें बताए हों। यही कारण है कि जब हम दूसरों पर अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं तो हम अनजाने में उनका प्रतिरोध बढ़ा सकते हैं। इसके बजाय बेहतर तरीका यह है कि हम उन्हें यह महसूस कराएं कि विचार उनका ही है। यह एक महत्वपूर्ण मनोविज्ञान है क्योंकि जब व्यक्ति अपने विचारों पर काम करता है तो उसे लगता है कि वो खुद निर्णय ले रहा है। जैसे चीनी दार्शनिक लाओ त्सु ने कहा था, बुद्धिमान व्यक्ति खुद को दूसरों से नीचे रखता है ताकि वे आसानी से अपना रास्ता बना सकें। यदि हम दूसरों से उनके विचार पूछें और उन्हें खुद निष्कर्ष तक पहुंचने का मौका दें, तो हम सहमति प्राप्त कर सकते हैं और सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। अध्याय 17। जब कोई व्यक्ति गलत होता है तो उसे आलोचना करने के बजाय हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वो ऐसा क्यों सोचता या करता है। हर किसी के पास अपने विचार और कार्यों के पीछे एक कारण होता है और यदि हम उस कारण को समझने की कोशिश करते हैं तो हम उनकी मानसिकता और दृष्टिकोण को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इसके लिए हमें खुद को उस व्यक्ति के स्थान पर रखकर यह सोचने की आवश्यकता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ये सोचने से हम न केवल दूसरों के दृष्टिकोण को समझ सकते हैं, बल्कि हम अपनी बात को उनके दृष्टिकोण से प्रस्तुत करने के तरीकों को भी जान सकते हैं। इस प्रकार अगर हम अपनी समझ को और अधिक गहरा बनाते हैं और दूसरों के दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं, तो हम अधिक प्रभावी और सहायक संवाद स्थापित कर सकते हैं। अध्याय 18। क्या आप एक ऐसा वाक्य जानना चाहेंगे जो तर्क वितर्क से बचने,
कड़वाहट को दूर करने और दूसरों को आपके विचारों को ध्यान से सुनने के लिए प्रेरित करे। यह वाक्य है, मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हैं। अगर मैं तुम होता तो शायद मुझे भी ऐसा ही लगता। इस वाक्यांश का प्रयोग करने से न केवल आप सामने वाले को समझने का एहसास कराते हैं, बल्कि उनके दृष्टिकोण को स्वीकार करने की भावना भी उत्पन्न होती है। जब हम किसी के स्थान पर खुद को रखते हैं, तो हम उनकी परिस्थितियों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। ये सहानुभूति बनाता है और लोग आपकी बात सुनने में अधिक खुलकर रुझान दिखाते हैं। याद रखें कि अधिकतर लोग सच्ची सहानुभूति चाहते हैं और यदि आप इसे प्रदान करते हैं तो वे आपके विचारों को अधिक आसानी से स्वीकार करेंगे। अध्याय 19, हम सभी में अपने बारे में एक सकारात्मक छवि बनाने की प्रवृत्ति होती है और हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारे कार्य दूसरों के सामने महान और उदार दिखें। जब हम किसी से प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं तो उनके वास्तविक कारणों की बजाय उनकी नेक इरादों को सामने लाने का प्रयास करना बेहतर होता है। यह उन्हें प्रेरित करता है क्योंकि वे अपनी छवि को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते और अपने अच्छे इरादों को बनाए रखना चाहते हैं। अध्याय 20, पिछली शताब्दी की शुरुआत में एक समाचार पत्र ने शातिर अफवाहों का सामना किया जो ये कहती थी कि अखबार अब पाठकों के लिए दिलचस्प नहीं था और विज्ञापनों की भरमार थी। इस संकट से निपटने के लिए अखबार ने एक अद्वितीय तरीका अपनाया। उन्होंने एक विशेष संस्करण से सभी पाठ को हटा दिया और उसे एक किताब के रूप में प्रकाशित किया जिसे वन डे कहा गया। इस किताब में वास्तविकता को नाटकीय रूप से पेश किया गया जिससे यह और भी आकर्षक बन गया। इस उदाहरण से यह सीखने को मिलता है कि नाट्यकरण का उपयोग करना जरूरी है। इसका मतलब झूठ बोलना नहीं है, बल्कि किसी विचार को शानदार, दृश्यात्मक और दिलचस्प तरीके से प्रस्तुत करना है। ये ध्यान आकर्षित करता है और श्रोताओं या पाठकों के मन में गहरी छाप छोड़ता है। अध्याय 21, जब अन्य तरीके काम नहीं करते तो प्रतिस्पर्धा और उत्कृष्टता की भावना को प्रोत्साहित करना एक शक्तिशाली तरीका हो सकता है। इंसान स्वाभाविक रूप से अपनी योग्यता को साबित करने और अपने महत्व को उजागर करने की इच्छा रखते हैं। इसलिए यदि आप किसी को प्रेरित करना चाहते हैं तो उन्हें एक चुनौती दें। ये चुनौती जीतने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने और उच्चतम स्तर तक पहुंचने की इच्छा से प्रेरित करती है। उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं, मुझे नहीं पता था कि आप आलसी हैं, या आप सही कह रहे हैं, शायद आपको वो क्लास नहीं लेनी चाहिए। केवल स्मार्ट लोग ही उस क्लास को पास कर सकते हैं। इस तरह की टिप्पणी न केवल व्यक्ति को आत्मसुधार के लिए प्रेरित करती है, बल्कि यह उनके भीतर प्रतिस्पर्धात्मक भावना भी पैदा करती है जिससे वे खुद को साबित करने की कोशिश करेंगे। अध्याय 22, जब हमें किसी के साथ कुछ अप्रिय कहना हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि पहले उनकी प्रशंसा करें। ये प्रक्रिया ईमानदारी से प्रशंसा करने से शुरू होती है, जिससे सामने वाले को आत्ममूल्य महसूस होता है और वो प्रतिक्रिया देने के लिए अधिक तैयार रहता है। जैसे एक नाई शेविंग से पहले झाग लगाता है या दंत चिकित्सक ड्रिलिंग से पहले नोवाकिन देता है, वैसे ही पहले अच्छे शब्दों के साथ शुरुआत करने से हमारी आलोचना कम कड़वी महसूस होती है। इससे व्यक्ति में सुधार के लिए एक सकारात्मक माहौल बनता है। अध्याय 23, आलोचना करते समय यह महत्वपूर्ण है कि हम इसे परोक्ष रूप से करें ताकि सामने वाले को यह महसूस न हो कि वो निंदा का शिकार हो रहा है। एक उदाहरण के रूप में एक वरिष्ठ व्यक्ति एक स्टील फैक्ट्री में धूम्रपान कर रहे श्रमिकों के पास जाता है जो एक धूम्रपान न करें के चिन्ह के नीचे खड़े थे। इसके बजाय कि वो उन पर चिल्लाता या फटकारता, उसने उनके पास जाकर प्रत्येक को सिगार का एक उपहार दिया और कहा कि वह चाहेंगे कि वे बाहर धूम्रपान करें। इसने श्रमिकों को एहसास दिलाया कि वे गलत हैं, लेकिन उन्हें अपमानित नहीं किया। इसी तरह आलोचना करते समय लेकिन के बजाय और
शब्द का उपयोग करें ताकि प्रशंसा ईमानदार और स्वीकार्य लगे। ये तरीका न केवल दूसरों को सुधारने में मदद करता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि उनकी भावनाएं आहत न हों। परोक्ष रूप से गलतियों या त्रुटियों पर टिप्पणी करें। अध्याय 24। अपनी गलतियों को स्वीकार करना दूसरों के लिए बहुत सहायक हो सकता है, क्योंकि यह आलोचना को नर्म बनाता है और सामने वाले को अधिक खुले दिमाग से प्रतिक्रिया देने के लिए प्रेरित करता है। जब आप अपनी गलतियों का उल्लेख करते हैं, तो आप सामने वाले को यह महसूस कराते हैं कि आप भी इंसान हैं और आपके पास सुधारने की जगह है। इससे लोग आपकी बातों को अधिक ध्यान से सुनते हैं और अपने व्यवहार को बदलने के लिए तैयार रहते हैं। इस तरह आप किसी को सुधारने से पहले अपनी गलतियों को स्वीकार कर बेहतर प्रभाव डाल सकते हैं। दूसरे लोगों की गलतियों को सुधारने से पहले अपनी गलतियों का उल्लेख करें। अध्याय 25। जब हम किसी को आदेश देते हैं, तो वो कभी कभी उसे स्वीकृति नहीं देता, भले ही वो आदेश सही हो। कठोर आदेश किसी के मन में नाराजगी या विद्रोह उत्पन्न कर सकते हैं। इसके बजाय हमें प्रश्न पूछने की आदत डालनी चाहिए, जैसे क्या आप इसे देख सकते हैं, या क्या आपको लगता है कि यह ठीक रहेगा। इस तरह के प्रश्न आदेश को कम कठोर बना देते हैं और दूसरे व्यक्ति को इस निर्णय में शामिल होने का एहसास कराते हैं। इससे व्यक्ति को अपनी रचनात्मकता का उपयोग करने का मौका मिलता है और वो कार्य को खुशी से स्वीकार करता है। जब हम किसी को सुझाव देते हैं बजाय सीधे आदेश देने के, तो वो व्यक्ति सम्मानित महसूस करता है और कार्य को बेहतर तरीके से करने के लिए प्रेरित होता है। इस तरह हम सहयोग को बढ़ावा देते हैं और विद्रोह को कम करते हैं। सीधे आदेश देने के बजाय प्रश्न पूछें। अध्याय 26। किसी को नीचा दिखाना या उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाना गलत है। जैसे सेंट एक्सुपरी ने कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह सकता या कर सकता जो किसी को अपनी नजर में छोटा कर दे। हमें ये याद रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति की आत्मसम्मान की रक्षा करना महत्वपूर्ण है और उसका चेहरा बचाने का अवसर देना चाहिए। ये रिश्तों में सम्मान और समझ का संकेत है। जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं उसे अपना चेहरा बचाने दें। अध्याय 27। प्रशंसा मानव आत्मा के लिए धूप की तरह होती है, जिससे हम फल फूल सकते हैं। आलोचना के बजाय हमें प्रगति की सराहना करनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी छोटी हो। जब हम किसी की मेहनत और सुधार की तारीफ करते हैं, तो हम उन्हें प्रेरित करते हैं। आलोचना से क्षमताएं मुरझाती हैं, जबकि प्रशंसा से वे खिलती हैं। किसी भी प्रगति की प्रशंसा करें, इसे गर्मजोशी और उदारता से करें। अध्याय 28। जब आप किसी की क्षमता या उनके प्रयासों की सराहना करते हैं, तो आप उन्हें और बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। अध्याय 29। किसी को आलोचना करने के बजाय उनके अच्छे गुणों की सराहना करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। यह उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रेरित करेगा। उदाहरण के लिए कहें, आप में अपार क्षमता है, बस थोड़ी सी मेहनत और आपको उत्कृष्टता प्राप्त होगी। इस तरह का समर्थन उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। अध्याय 30। दूसरों से कुछ करने के लिए कहने से पहले यह महत्वपूर्ण है कि आप पहले उनके दृष्टिकोण को समझें और ईमानदारी से काम करें। अपने हितों से हटकर दूसरे व्यक्ति के लाभ पर ध्यान केंद्रित करें। ये सुनिश्चित करें कि आपके प्रस्ताव से उन्हें वास्तविक लाभ होगा, जो उनकी इच्छाओं और जरूरतों के अनुरूप हो। अपने अनुरोध को इस तरह से प्रस्तुत करें कि वे इसे अपने लिए फायदेमंद समझें। जब आप दूसरों को ये दिखाते हैं कि उनका फायदा इसमें है, तो वे आपकी बातों को मानने के लिए ज्यादा इच्छुक होते हैं। दूसरों को खुशी से वो करने के लिए प्रेरित करें जो आप चाहते हैं। इस किताब की सबसे अच्छी बात यह है कि यह सिर्फ विचार नहीं प्रस्तुत करती, बल्कि आपको बड़ा सोचने के लिए टिप्स और रोड मैप भी देती है। ये पुस्तक एक कालातीत क्लासिक है और मुझे खुशी है कि मैंने इसे आपके लिए पढ़ने और वीडियो बनाने के लिए समय निकाला।
आशा करता हूँ आप निश्चित रूप से इन सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना शुरू करेंगे। आपके समय के लिए धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल द फेमस बुक क्लब को लाइक और सब्सक्राइब करें।